बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएससी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। और इसमें जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है वो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इस चैप्टर के अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का पूंजीकरण। तो लाभों का पूंजीकरण किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि जब उनके लाभ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस है और रिजर्व फंड्स भी काफ़ी उसके मजबूत हैं, तो कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस अंश जारी करती है। यानी कि उनको लाभांश देने के बजाय लाभ में हिस्सा देने की बजाय उनको बोनस शेयर्स इशू करती है। जो बोनस शेयर्स है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कंपनी के हैं उनको दिए जाते हैं। और बोनस शेयर से इशू करने से कंपनी की जो पेडअप कैपिटल है वो बढ़ जाती है। और बोनस अंश जो है ना वो फुली पेडअप बोनस अंश जारी किए जाते हैं। कंपनी के जो विभिन्न प्रकार के आपके जो जनरल रिजर्व्स हैं उसमें पैसा है या अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पैसा है, तो उसमें से ये फुली पेडअप बोनस अंश जारी किए जाते हैं। तो लाभों का बंटवारा न करके अगर उनके बदले में कंपनी अंशधारियों को अंश जारी कर देती है उस राशि के, तो इसको कहते हैं लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या है कि इसकी जो डिटेल जो इसके प्रावधान है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि लाभों का पूंजीकरण से क्या वास्तव में अर्थ है। कंपनी के चिट्ठे में संचय माधिके शीर्षक के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम, पूंजी शोधन कोष, पूंजी संचय तथा अन्य कई ऐसे लाभ संचय दर्शाने वाले खाते होते हैं जिन्हें लाभांश भुगतान हेतु उपयोग में लेने को की मनाही होती है। इसके अतिरिक्त लगभग समस्त कंपनियां प्रतिवर्ष अपने लाभ का कुछ भाग संचयों में हस्तांतरित करती हैं। ऐसे स्वैच्छिक संचयों के बनाने का उद्देश्य व्यवसाय की क्रियाओं को आंतरिक साधनों द्वारा वित्तीय व्यवस्था करके अब कंपनी को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। कभी कभी इन संचयों में इतनी अधिक राशि एकत्रित हो जाती है कि प्रदत्त अंश पूंजी, पेडअप शेयर कैपिटल व कंपनी में विनियोजित प्रभावी पूंजी, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस का अनुपात असंतुलित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी का संचालक मंडल ये सोचता है कि अपने अंशधारियों को सामान्य लाभांश, नॉर्मल डिविडेंड का भुगतान करने की बजाय उन्हें बोनस अंशों का निर्माण कर कंपनी में प्रदत्त अंश पूंजी को बढ़ाया जाए। बोनस अंशों को निर्गमित करने पर कंपनी के लाभों व संचयों के शेष में कमी हो जाएगी तथा प्रदत्त अंश पूंजी की राशि बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो लाभों के पूंजीकरण का अर्थ है वो ये हुआ कि संचयों के शेष में कमी कर बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी में वृद्धि करने की क्रिया को ही लाभों का पूंजीकरण कहते हैं। तो ये जो लाभों का जो पूंजीकरण है, ये लाभों के पूंजीकरण दो प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या है, बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स को फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। तो बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा लाभों का पूंजीकरण किस प्रकार से होता है, देखिए कि कंपनी अधिनियम की धारा 205 उप धारा 3 के अनुसार लाभांश का भुगतान केवल नगद में ही किया जाएगा, किंतु यदि कंपनी अपने पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्मित करने के उद्देश्य से लाभों का पूंजीकरण करती है तो इस प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रक्रिया में लाभों का उपयोग अंशधारियों को पूर्ण प्रदत्त नए अंश पूर्ण प्रदत्त रूप में निःशुल्क बोनस के रूप में निर्गमित करने में किया जाता है तथा लाभों या संचयों के खाते में से राशि हटाकर उसे अंश पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। लाभों के इस प्रकार के
पूंजीकरण को बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा लाभों का पूंजीकरण कहते हैं। तो बोनस अंशों के निर्गमन संबंधी सेबी के कुछ दिशा निर्देश हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है कि जब भी बोनस अंशों का निर्गमन किया जाए तो इन गाइडलाइंस का, इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। तो ये कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, इसमें आप देखिए कि कंपनी अधिनियम में बोनस निर्गमन व उसके पश्चात उत्पन्न समस्याओं के लिए किसी भी प्रकार के कोई नियम नहीं दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते धारा 78 व पूंजी शोधन संचय खाते धारा 80 का उपयोग पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन करने हेतु किया जा सकता है। भारत के प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी ने 13 अप्रैल 1994 को जारी दिशा निर्देश में बोनस अंश निर्गमन के संबंध में कुछ मार्गदर्शक नियम जारी किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी नियम है, ध्यान से सुनिए। ये दिशा निर्देश विद्यमान सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होंगे तथा जारीकर्ता कंपनी अपने हस्ताक्षरों द्वारा तथा वैधानिक अंकेक्षक या कंपनी सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगी कि बोनस अंश निर्गमन के संबंध में इन दिशा निर्देशों में दी गई शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन किया गया है। बोनस अंशों का निर्गमन एकत्रित आयगत लाभों, पूंजीगत संचयों एवं स्वतंत्र संचयों जो वास्तविक लाभों से बनाए गए हों अथवा नगद में प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम में से ही किया जा सकता है। स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ का उपयोग बोनस अंशों के लिए नहीं किया जा सकेगा। लाभांश के स्थान पर बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकेगा। बोनस अंश निर्गमन के पूर्व वर्तमान अंश पूर्णतः प्रदत्त होने चाहिए। बोनस अंशों का निर्गमन तब तक नहीं किया हो सकेगा जब तक कि कंपनी ने बकाया ब्याज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट व परिपक्व हुए ऋण पत्र व स्थायी जमा की बकाया किस्त का भुगतान न कर दिया हो। कर्मचारियों के वैधानिक भुगतान तथा भविष्य निधि, ग्रेच्युटी व पेंशन आदि का संपूर्ण भुगतान न हो गया हो, बोनस अंश निर्गमन नहीं हो सकता। बोनस की घोषणा के 6 माह के भीतर बोनस अंशों का निर्गमन हो जाना चाहिए। बोनस का निर्गमन तभी हो सकता है जबकि इसका उल्लेख पार्षद अंतर्नियम में हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अन्यथा इस हेतु एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यदि बोनस अंश निर्गमन से कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि हो जाती है तो इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित कर पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना होगा। बोनस अंशों से कंपनी के अंशधारियों का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात बोनस अंश पूर्णतः प्रदत्त होने चाहिए। किसी भी निर्गमन अधिकार व सार्वजनिक निर्गमन के पश्चात कंपनी बोनस निर्गमन लाती है तो इन निर्गमनों वाले अंशों के धारकों को भी बोनस अंश प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ध्यान रहे कि सेबी के दिनांक 27 जनवरी 2000 ने संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार बोनस अंशों का निर्गमन पूर्ण प्रदत्त अंशों के रूप में ही किया जा सकता है। यदि कंपनी ने पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्र निर्गमित कर रखे हैं जिनका इक्विटी अंशों में परिवर्तन होना हो एवं इनके परिवर्तन के पूर्व ही बोनस अंश निर्गमन का निर्णय लिया हो तो इन ऋण पत्रधारियों को भी बोनस अंशों में अधिकार होगा। कंपनी को इन ऋण पत्रों में से जो अंशधारी बनेंगे उनके लिए भी बोनस का प्रावधान करना होगा, अर्थात भविष्य में जब भी पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्रों को इक्विटी अंशों में परिवर्तन किया जाए तब उन्हें ऐसे परिवर्तन पर प्राप्त होने वाले अंशों की संख्या बोनस अंशों के अनुपात में बढ़ानी होगी। तो ये क्या है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी ने गाइडलाइंस जो है ना बोनस अंशों के निर्गमन के संबंध में बनाई है। तो इन गाइडलाइंस का पालन जब भी कोई कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन करेगी तो इनका पालन होना बहुत ही जरूरी है।
तो कहने का मतलब ये है कि लाभों का जो पूंजीकरण है इसका क्या अर्थ आप समझे। देखिए, लाभों व का पूंजीकरण से क्या अभिप्राय है, दोबारा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संचयों के शेष में कमी कर बोनस अंशों के निर्गमन, जो रिजर्व्स हैं उनके शेष में कमी करके और बोनस अंश को निर्गमन द्वारा कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी में वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही लाभों का पूंजीकरण कहते हैं। यानी कि जो आपके रिजर्व फंड्स हैं उसमें बैलेंस काफ़ी मात्रा में हो गया, पूंजी कम है, अनुपात जो है सही नहीं है, तो रिजर्व्स को कम करके और उसके बैलेंस में से बोनस अंश को जारी कर दिया जाता है, इसी को लाभों का पूंजीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि जो सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो दिशा निर्देश बनाए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण, एक तो बोनस अंश निर्गमित करके लाभों का पूंजीकरण है, और दूसरा पॉइंट है कि बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ये कैसे होगा, देखिए इसमें कि यदि एक कंपनी अपने सदस्यों द्वारा धारित अंशों पर अयाचित राशि, अनक्लेम्ड अमाउंट की याचना एवं उसका भुगतान करने के उद्देश्य से लाभों का पूंजीकरण करती है तो उसे बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो उसमें कुछ पैसा अभी अनकॉल्ड है, जैसे फाइनल कॉल का पैसा अभी लिया नहीं है कंपनी ने, तो वो अंशधारियों को कह सकती है कि भाई आपको फाइनल कॉल का पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम आपकी फाइनल कॉल बोनस में एडजस्ट कर देते हैं, बोनस के रूप में। तो इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स कहेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 5,000 इक्विटी अंश का निर्गमन कर रखा है, जिन पर 7.5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से मांगा व भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। कंपनी ने निर्णय किया कि लाभों में से बोनस का वितरण किया जाए तथा इसका उपयोग 5,000 इक्विटी अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाने में किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि 5,000 इक्विटी अंशों पर जो 2.5 रुपये के हिसाब से अब तक नहीं मांगा गया वह बोनस के रूप में कंपनी द्वारा समायोजित कर दिया जाए तथा इसे भविष्य में कंपनी द्वारा कभी नहीं मांगा जाएगा। इस प्रकार बोनस देने से वर्तमान अंशधारियों की मांग संबंधी दायित्व समाप्त हो जाएगा, उनको फाइनल कॉल प्रति अंश देने की जरूरत नहीं है। इसमें लाभों के कुछ भाग को स्थायी रूप से कंपनी की अभिदत्त पूंजी में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार लाभों का पूंजीकरण तो हो गया, किंतु अंशधारियों को किसी प्रकार के बोनस अंश अर्थात नए अंश निर्गमित नहीं किए गए हैं। तो इसमें लाभों का जो पूंजीकरण है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट दो तरह से हो सकता है, जिसमें एक तो आपको मैंने बताया कि बोनस अंशों के निर्गमन के द्वारा लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और एक के लाभों का पूंजीकरण विदाउट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, यानी कि बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कंपनी ने पहले से समता अंश जारी कर रखे हैं 5,000, 10 रुपये का एक अंश है, 7.5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से कंपनी ने पैसे मांग भी लिए हैं, रिसीव भी हो चुके हैं, और केवल 2.5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से कॉल के पैसे लेने बाकी हैं। तो कंपनी उस कॉल में बोनस के रूप में लाभों को एडजस्ट कर देगी, जिससे इसको कंपनी को बोनस अंश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बोनस को कन्वर्ट कर दिया फाइनल कॉल के पैसे एडजस्ट करने में, यानी अब अंशधारियों को फाइनल कॉल के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे उदाहरण को कहेंगे बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण। तो लाभों के पूंजीकरण को दूसरा एक नाम भी देते हैं कवर, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि लाभों को कंपनी में ही विनियोजित कर दिया जाता है बोनस अंशों के निर्गमन के द्वारा। तो अभी लाभों का जो पूंजीकरण है ये, इसमें आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़ लें कि लाभों के पूंजीकरण से क्या अभिप्राय है और लाभों का पूंजीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ जाता है
कि व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड हाउ इट इज डन। तो ये आज का टॉपिक था अपना, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि लाभों के पूंजीकरण से क्या अभिप्राय है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।